मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 1 की छात्राओं के लिए सेकंड पेपर में जो उन्हें कथ्यांतर नामक पुस्तक पढ़नी है, उसके अंतर्गत अमृतसर आ गया कहानी की समीक्षा बताऊंगी। अमृतसर कहानी भीष्म साहनी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर कहानी है। इस कहानी में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसकी त्रासदी को प्रस्तुत किया गया है। अमृतसर आ गया कहानी में एक दिन की रेल यात्रा का वर्णन है। यात्रा का प्रारंभ पाकिस्तान से होता है। उस एक दिन में भारत के लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन होता है, उसका चित्रण कहानी में होता है। वो जिस पाकिस्तान की बात मैंने की कि पाकिस्तान से होता है प्रारंभ, वास्तव में वो अभी का पाकिस्तान है। वो जब कहानी लिखी गई थी तो उस समय वो भारत के अंतर्गत ही था। तो उस मानसिकता को, इस जो परिवर्तन हो रहा था विभाजन के पहले, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। बहुत सारे मुसाफिर डब्बे में बैठे हुए हैं और वो उसमें बहुत सारे जो मुसाफिर हैं उसमें सरदार जी भी हैं, पठान भी हैं, एक हिंदू भी है, एक बुढ़िया भी है। ऐसे बहुत सारे यात्री उस डब्बे में बैठे हुए हैं। आपस में वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो सामान्य आम सी बात है। वैसा ही माहौल कुछ कहानी में प्रारंभ में दिखाया गया है। तो उसमें सबसे और जो लेखक है वो स्वयं भी एक पात्र रूप में, जो कि इस कथा को सुना रहा है, एक पात्र के रूप में वहाँ बैठा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है तो उसके बाद जो एक यात्री हैं, सरदार जी जो हैं, उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा है, एक ही जिज्ञासा है उनके मन में कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उसके बाद जिन्ना साहब कहाँ रहेंगे? वे बम्बई में रहेंगे या वहाँ से पाकिस्तान जाकर बस जाएंगे? तो चूँकि लेखक भी वहाँ मौजूद है तो वो स्वयं कहता है कि ये ऐसा वो क्यों जाएंगे पाकिस्तान, वो तो यहीं रहेंगे और कभी कभी पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जाने का कोई तुक नहीं है। तो ये जो कहानी है वो आज़ादी से के ठीक एक दिन पहले की कहानी है। और सच पूछिए तो आज़ादी का जो उल्लास का माहौल है वो उस डब्बे में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सांप्रदायिकता का जो दबाव है वो उससे उस माहौल के, उल्लास के माहौल को भी दबा रहा है। कुछ ट्रेन रुकती है एक जगह और फिर कुछ लोग और आ जाते हैं। तो डब्बे में कथावाचक स्वयं है, 3 पठान हैं, 3 पठान व्यापारी हैं, सरदार जी हैं, एक बुढ़िया है और एक दुबला पतला सा बाबू और कुछ अन्य मुसाफिर है। इन्हीं के साथ, इन सारे यात्रियों के साथ खुशनुमा वातावरण में, माहौल में कहानी का प्रारंभ होता है। वर्णन रोचक ढंग से किया गया है उसका कि वहाँ माहौल कैसा है। फिर पठान बाबू, जो पठान है उसमें, वो बाबू का, जो कि दुबला पतला सा बाबू है, तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। और वो जो ट्रेन जिस समय से गुज़र रही है वो वज़ीराबाद से गुज़र रही है, जो पाकिस्तान में था। तो इसलिए जो मुस्लिम बहुल इलाका था, पाकिस्तान तो उस समय तक बना नहीं था, जो मुस्लिम बहुल इलाका था, तो वो जो पठान थे वो खाने को कुछ निकालते हैं और उसे चिढ़ाते हैं कि लो तुम मेरे ये बोटी खाओ, मतलब मांस देते हैं कि तुम बोटी खाओ, मैं तुम्हारा दाल खाऊंगा। और इस तरह से वो उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी कटुता नहीं दिखाई देती है। एक आत्मीयता है, एक अपनापन है, और इसीलिए जो बाबू है वो उसकी बात का बुरा भी नहीं मानता है। फिर उसके बाद गाड़ी वज़ीराबाद में रुकती है, कुछ नए मुसाफिर आ जाते हैं और उसी समय एक यात्री प्लेटफॉर्म पर पानी लेने उतरता है, पर जल्दी ही वह भाग कर डिब्बे में आ जाता है। यहाँ तक कि वो इतने हड़बड़ी में होता है कि उसका पानी भी बहुत सारा गिर जाता है, और वो लेकिन घबरा कर वो बिल्कुल आकर डब्बे में चुपचाप बैठ जाता है। और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर बहुत सारे यात्री भाग रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो कुछ हुआ है और कोई दंगा हो गया है। और उस माहौल को, प्लेटफॉर्म के माहौल को देखकर, बाहर के माहौल को देखकर डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है और सभी जाकर जल्दी जल्दी उस डब्बे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। गाड़ी खुलने को होती है, उसी समय प्लेटफॉर्म के उल्टी तरफ से एक यात्री
घुसना चाहता है और वो दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन लोग उसे घुसने नहीं देते। ये भी एक आम बात होती है कि अगर जगह रहे भी ट्रेन में तो अगर कोई घुसना चाहे तो लोग कहते हैं अरे यहाँ जगह नहीं है, तो ऐसा ही कुछ उसको कहा जाता है। लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ है और एक बच्ची के साथ है, तो कुछ दयालु लोग उसमें से दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर वो अंदर आता है। इसके साथ एक छोटी पतली दुबली उसकी एक पत्नी है और एक बच्ची है, और वो आकर कहता है कि शहर में दंगा हो गया है, मैं बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक पठान उस व्यक्ति पर लात से हमला कर देता है। लात उसकी दुबली पतली पत्नी के कलेजे पर लगती है और वह हाय हाय करती हुई डिब्बे के फर्श पर बैठ जाती है। यहीं से कहानी में सांप्रदायिक तनाव का रंग आ जाता है। डब्बे में जो बुढ़िया बैठी है उसके मन में ममता भरी हुई है, तो वह उसकी पत्नी को बुलाकर अपने पास बैठा लेती है और उसकी बेटी तभी शोर मचाती है कि सामान कुली को लोग चढ़ने नहीं देते हैं और उसका सामान उस व्यक्ति का नीचे ही रह जाता है। इसके बाद यात्रा में तनाव आ जाता है। लगता है कि सभी एक दूसरे से भयभीत हैं, सभी तनाव से ग्रसित हैं। गाड़ी अमृतसर की ओर बढ़ रही है और चूंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था तो जितने भी हिंदू थे वो अत्यंत ही भयभीत नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे गाड़ी हिंदू बहुल क्षेत्र की ओर बढ़ती है तो मुस्लिम यात्रियों के मन में एक जो हिंदुओं के मन में जो भय था वो मुस्लिम यात्रियों के मन में वो भय छा जाता है और हिंदुओं के मन में एक विश्वास लौटने लगता है। और ऐसा लगता है जैसे इस छोटे से डब्बे में ही धार्मिक विभाजन हो गया हो और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन प्रारंभ हो गया है। लोग स्थान बदलने लगते हैं और तभी अमृतसर आ जाता है। फिर उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है, माहौल सामान्य हो जाता है। बाबू थोड़ा तनावग्रस्त है और भयभीत भी है। गाड़ी एक जगह रुकती है तो उस समय कोई दरवाज़ा पीटता है और बाहर से आवाज़ आती है कि खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ औरत जात भी है। तब बाबू वैसे ही विरोध करता है जैसे पठान ने पहले किया था, लेकिन दरवाज़ा कोई खोल देता है और वो पठान अंदर आता है अपनी पत्नी के साथ। और तभी बाबू उठकर लोहे की छड़ी से उसके सर पर प्रहार करता है। उसके पीठ पर सामान है तो वह व्यक्ति लड़खड़ा जाता है और गाड़ी से नीचे गिर जाता है। गाड़ी चल चुकी होती है और वह गाड़ी से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे एकदम से जो वातावरण है, जो पठान वहाँ कर रहा था, यहाँ वो दुबला पतला बाबू जो हिंदू है उसने वो काम किया। तो एक तरह से ये जो सांप्रदायिकता की भावना है लोगों के अंदर एकदम से जागृत हो जाती है। लेखक भीष्म साहनी विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिकता को रेखांकित करते हैं और अत्यंत बारीकी से उसकी पहचान यहाँ इस कहानी में प्रस्तुत करते हैं। वहाँ आतंक छा जाता है, सभी असुरक्षित महसूस करते हैं और सभी एक दूसरे से भाग भी जाना चाहते हैं, भयभीत भी हैं, लेकिन वक्त ऐसा है कि वो कहीं भाग नहीं सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। बाबू अत्यंत द्वंद्व में है और अत्यंत ही बेचैन है कि वो क्या करे। उसके हाथों तो ऐसा काम हो चुका था, लेकिन और तभी वह विभाजन से उठता है और लोहे की छड़ी को फेंक देता है और फिर शांत चित्त होकर अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। सुबह होती है। सरदार उससे कहता है कि तुम तो भाई बड़े दुबले पतले हो, पर जीवट वाले हो, हिम्मत वाले हो। तुम्हारी हिम्मत को देखकर ही वह पठान चले गए और तुमसे डर गए। बाबू एक विभत्स मुस्कान के साथ सरदार की तरफ देखता रहता है। तो ये यहीं कहानी का अंत होता है। यदि हम कहानी के आरंभ को देखते हैं तो विभाजन के पहले का जो भारत है उसमें हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार से रहते हैं, कोई वैमनस्य नहीं है। पठान हिंदू बाबू के साथ हंसी मजाक करता है, पर उसमें आत्मीयता एवं मानवीयता है, कोई बुरा नहीं मानता।
जैसे ही बाहर दंगा होता है सबका चरित्र बदल जाता है। वे मनुष्य से हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। पठानों की तरह बाबू भी हिंसक हो जाता है और एक अजनबी पर वार कर देता है। वास्तव में यह रेलगाड़ी इतिहास व भूगोल के बीच चलती है। गाड़ी के भूगोल के साथ साथ उसका इतिहास भी बदल जाता है। पात्रों के चरित्र बदल जाते हैं। वज़ीराबाद तक जो हिंदू थे वो वहाँ डर के बैठे हुए थे, भयभीत थे, आशंकित थे। और पठान अपने ताकत को दिखाता है और एक यात्री को पर लात चलाता है जो उसकी पत्नी के कलेजे पर लगता है। और जैसे ही अमृतसर धीरे धीरे आता है और जब अमृतसर पहुंच जाती है गाड़ी, तो जो हिंदू हैं वो निडर हो जाते हैं। कारण स्पष्ट है कि देश विभाजन का निर्णय, भारत का भूगोल बदल जाता है और दोनों अकारण शत्रु बन जाते हैं। लेखक किसी को दोष नहीं देता, विभाजन के लिए किसी को दोषी नहीं मानता। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम को तो नहीं ही मानता है, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को भी वह कहीं दोष नहीं देता। कहानी में ऐसी कोई भी बात नहीं दिखाई देती है। वह गलत को गलत मानता है। सहानुभूति का स्वर कहीं नहीं है। हिंसक निश्चिंत बैठा है और उसको समझाने वाला कोई नहीं है। उस गाड़ी में एक बुढ़िया है जो कभी कभी जो वास्तव में ऐसा चरित्र है जिसे इस विभाजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो स्वयं ममतामयी है, सबका ध्यान रखने वाली है, लेकिन उसका स्वर दब जाता है। लेकिन पठान जैसे और बाबू जैसे लोग जो हिंसक होते हैं वो वहाँ निश्चिंत बैठे रहते हैं। तो यह जो कहानी है वो विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है और भीष्म साहनी ने वास्तव में इस विभाजन की त्रासदी को बहुत नज़दीक से देखा है। और जिस विभाजन की त्रासदी ने उनके साहनी के परिवार सहित परिवार को भी झकझोरा था, उन्हें भी झकझोरा था, और एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने स्वयं इस दुर्गति को देखा और झेला हो, उसकी रचनात्मक पीड़ा को समझा जा सकता है। वह निर्जीव गाड़ी हैवानियत की सजीव तस्वीर बन जाती है। यह कहानी विभाजनकालीन सांप्रदायिकता की कथा है। पाकिस्तान में पठानों ने हिंदी को अत्यंत मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो पठान था उसने हिंदू को अपना शिकार बनाया और अमृतसर आने पर हिंदू बाबू ने भी अपनी हैवानियत दिखाई। इस प्रकार यह कहानी विभाजन की सांप्रदायिकता की अमानवीयता को प्रस्तुत करती है। अमृतसर आ गया, यह शीर्षक ही स्पष्ट करता है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी शहर के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह आ गया। बाबू खुद को सुरक्षित महसूस करता है और पठानों को गाली देता है, उन्हें अपशब्द कहता है और कुछ के साथ गलत व्यवहार करता है। तो बनावट की दृष्टि से यह उत्कृष्ट शिल्प की कहानी है। कथ्य व शिल्प एक दूसरे के अनुरूप हैं। किसी भी अंश की इसमें अनदेखी नहीं की जा सकती है। कसावट वाली कहानी हम इसे कह सकते हैं, जो अत्यंत ही कसी हुई कहानी कथानक है, जिसमें हम किसी भी अंश को, किसी भी घटना को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं। कहानी सहजता से आगे बढ़ती है और इसकी जो भाषा है वो इसमें इस कहानी को कसने में, इसकी कसावट को लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी भीष्म साहनी को अतिरंजना का विरोधी मानते हैं और हम ये देखते हैं कि इस कहानी में कहीं भी अतिरंजना नहीं है। काम की बात कहने का कुशल पारखी भी वो कहते हैं भीष्म साहनी को। इस कहानी के सभी पात्र अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। पठान व बाबू की भाषा पश्तो है। बुढ़िया में ममतामयी पंजाबी भाषा का पुट है। मुसलमान उर्दू बोलते हैं और वास्तव में जो मुसलमान गाड़ी पर चढ़ता है और अपनी उर्दू के कारण उसकी पहचान बनती है कि वो मुस्लिम है और वही उसके मौत का कारण बन जाती है। कहानी में जहाँ भय और आतंक का माहौल बनता है, उनकी भाषा बदल जाती है और कहानी के परिवेश को प्रकट कर देती है।
कहानी का अंत जब हम देखते हैं तो उस अंत में सरदार का जो कथन बाबू के सांप्रदायिकता को प्रकट करता है। संवादों की भाषा में सहजता सरलता विद्यमान है। छोटे छोटे संवादों से कहानी आगे बढ़ती है। घटनाओं संदर्भों में प्रत्येक पात्र की मानसिकता व सोच को पढ़ा जा सकता है और इसी तरह इस जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो भी महत्व रखती हैं इस कहानी में। और इसके अंत में जो सरदार का कथन है बाबू को, जब वो कहता है, मैंने पहले आपको उदाहरण दिया है कि जब वो कहता है कि तुम देखने में दुबले पतले हो पर बड़े ही जीवट वाले हो, तो ये जो बात है ये बाबू की सांप्रदायिकता जो उसकी है, उसकी जो मानसिकता है, जो उसकी सोच है सांप्रदायिक, उसको पुष्ट करता है, प्रकट करता है। लेकिन वहाँ कोई नाटकीय मोड़ नहीं आता, बल्कि अंत में अत्यंत ही सहज और स्वाभाविक रूप से कहानी का अंत होता है। और इसके जो संवाद हैं वो चरित्र की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। समग्र रूप में हम देखें तो ये कहानी स्वतंत्रता के समय की भयावह रूप की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अत्यंत ही बारीक ढंग से सांप्रदायिकता को चित्रित किया गया है। अपने तत्कालीन परिवेश, उस समय की मानसिकता एवं सोच को सहज सरल भाषा में और छोटे छोटे घटनाओं से पाठक के मन को यह कहानी आकृष्ट करती है। धन्यवाद।